दोस्तों 1923 में अमेरिका के सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो के एजवाटर बीच पर इकट्ठा हुए। ये सब बहुत फेमस लोग थे। इनमें सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी के हेड चार्ल्स श्वाब थे। दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के अध्यक्ष सैमुअल इंसुल थे। सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड हॉवर्ड हॉब्सन थे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष आइवर क्रूजर थे। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष लियोन फ्रेजर थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हिटनी थे। स्टॉक मार्केट के दो दिग्गज खिलाड़ी आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर थे। और प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट मिनिस्टर अल्बर्ट फॉले थे। 25 साल बाद इनमें से 9 फेमस लोगों के जीवन का अंत इस प्रकार हुआ। चार्ल्स श्वाब 5 साल तक उधार के पैसे पर जिंदा रहे और उसके बाद कंगाल होकर इस दुनिया से गए। इंसुल दूसरे देश की ज़मीन पर गरीबी की हालत में इस दुनिया से गए। और क्रूजर और कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉले को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजर तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, कोई भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिवर्तन संसार का नियम है। समस्याएं आएंगी और जाएंगी। एक चीज़ जो आपको हर परिवर्तन से लड़ने में हेल्प करेगी वो है एजुकेशन। अगर लोग फ्लेक्सिबल होंगे, अपने दिमाग को खुला रखेंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे तो वो कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज़्यादा अमीर बनेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इम्पोर्टेंट तो ये है कि कितना ज़्यादा पैसा आप अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने ऐसे गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो लॉटरी जीतकर अचानक अमीर बन गए, लेकिन कुछ टाइम बाद एक बार फिर गरीब हो गए। रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क पता होना चाहिए और आपको हमेशा एसेट्स खरीदने पर ही फोकस करना चाहिए। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं और उन्हें अपनी एसेट समझते हैं। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती हैं। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने रहने के लिए 35 लाख रुपए का एक घर खरीदते हो, वो भी लोन लेकर, क्योंकि आपके पास कैश नहीं है, जिसकी हर महीने आप लगभग 30,000 की EMI भरते हो, वो भी 20 सालों तक। अब एक साधारण इंसान को लगता है कि ये मेरी एसेट्स है क्योंकि मैंने 35 लाख का घर खरीद लिया है। लेकिन रिच डैड के सबक के अनुसार ये घर आपके लिए एसेट्स का काम नहीं करेगा। एक तो हर महीने आप बैंक को किस्त चुकाओगे, वो भी 20 सालों तक, जहाँ पर आप 20 साल तक अपने लोन का लगभग 2 गुना पैसा बैंक को चुकाओगे। और दूसरा, घर के मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और दूसरे कामों के लिए भी आपकी जेब से पैसा हमेशा जाता रहेगा। अब इस लोन को चुकाने के लिए और इसके मेंटेनेंस के लिए आपको सारी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने बैंक की किस्त नहीं चुकाई तो बैंक आपके घर पर कब्जा कर लेगा। दोस्तों, हमने क्या सीखा था कि एसेट्स मतलब वो चीज़ जो हमारी जेब में पैसा डाले, लेकिन यहाँ तो हमारी जेब से सारी ज़िंदगी पैसा जा रहा है, मतलब ये तो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ का ही काम कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लो कि आप अपने लिए एक 15 लाख की नई चमचमाती कार खरीदते हो, जिसे देखकर भी आपको लगेगा कि ये तो मेरे पास 15 लाख की एक एसेट हो गई। लेकिन यहाँ पर भी आप गलत हो। इस पर आपको हर महीने सर्विस, पेट्रोल, पार्किंग, इंश्योरेंस के रूप में खर्च करना पड़ेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास ये कार रहेगी। और कुछ सालों बाद इस कार की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने देखा कि जिन्हें हम एसेट समझ रहे हैं, दरअसल वो तो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ का काम कर रही हैं। अब क्या घर और कार हमेशा लाइबिलिटीज़ का ही काम करती हैं? जी नहीं। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लो कि आप अपने घर में रहते हैं और आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसे आप रेंट पर दे देते हैं। आपको हर महीने वहाँ से रेंट मिलता रहता है। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट का काम करेगी, क्योंकि एक तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी और दूसरा, वहाँ से आपको हर महीने पैसिव इनकम के रूप में रेंट आ रहा है। इस तरह से ये घर रेगुलर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। सेम यही चीज़ अगर आप कोई कार इसलिए खरीदते हो ताकि आप उसे कमर्शियल व्हीकल के रूप में यूज कर सको, मतलब कि आप उसे किसी कंपनी को, किसी स्कूल में या किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में लगा देते हो, तो वो कार आपको हर महीने पैसे कमा कर देगी, तो वो आपके लिए एसेट का काम कर रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने शौक़ के लिए कार ले रहे हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ का काम करेगी। अब इस पर बहुत से लोग कहेंगे कि अमीर लोग तो बड़ा घर और कार खरीदते हैं, तो फिर वो क्यों खरीदते हैं? तो यहाँ पर फिर वही बात सामने आती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। आप अपनी एक्टिव इनकम मतलब सैलरी के पैसों से घर और कार खरीदते हो, लेकिन वहीं अमीर लोग पहले बहुत सारी एसेट्स इकट्ठा करते हैं और जब उन्हें उन एसेट्स से इनकम होती है तो फिर उन पैसों से वो अपने लिए लग्जरीज खरीदते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम से वो अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं।
लेकिन हम अपनी सारी सैलरी इन लाइबिलिटीज़ को खरीदने में लगा देते हैं और हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स के नाम पर कुछ नहीं होता है। क्या होगा उस दिन जिस दिन हमारी इनकम बंद हो गई, हमारी जॉब चली गई या कोरोना जैसी कोई विकट सिचुएशन आ गई? क्या तब भी हम घर और कार की, बैंक की लोन की ईएमआई दे पाएंगे? दोस्तों, अमीर इसलिए और अमीर होते हैं क्योंकि वो इनकम के बहुत सारे सोर्स क्रिएट करते हैं। वहाँ से जो भी इनकम होती है वो उससे कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे अलग अलग एसेट खरीदते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है और उन्हें लगातार वहाँ से इनकम होती रहती है। दोस्तों, ये एक एसेट्स का कैश फ्लो है। यहाँ पर ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि आपके पास कितना पैसा आया और कितना बाहर गया। इसका निचला हिस्सा बैलेंस शीट है, क्योंकि ये माना जाता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्लियर ये देखने को मिलता है कि आपकी एसेट्स आपको इनकम दे रही है, मतलब आपकी जेब में पैसा डाल रही है। ये एक लाइबिलिटीज़ का कैश फ्लो है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं जिन पर आपको रेगुलर पैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब आपकी जेब से पैसा बाहर निकलता है। अमीर लोग इसलिए ज़्यादा अमीर होते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं। वो लगातार एसेट्स खरीदते हैं जिनसे उनकी बैलेंस शीट में एसेट्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जो उनकी जेब में और पैसे डालती है। ये एक गरीब इंसान का कैश फ्लो पैटर्न है, जिसकी इनकम का सोर्स है सैलरी। जब उसे सैलरी मिलती है तो उसकी इनकम टैक्स, रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन और कपड़ों पर खर्च हो जाती है, जिससे उसकी बैलेंस शीट हमेशा खाली रहती है, न कोई एसेट्स और न ही कोई लाइबिलिटीज़। बस जो कमाया वो सब खर्च किया। ये एक मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो पैटर्न है। यहाँ पर भी इनकम का सोर्स सैलरी ही है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान अपनी सैलरी से पहले लाइबिलिटीज़ खरीदता है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, एजुकेशन लोन, और फिर उसके बाद उसकी जेब से हर महीने टैक्स के रूप में होम लोन की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट और एजुकेशन लोन की पेमेंट के रूप में सारी इनकम खर्च हो जाती है। और रैट रेस का ये सिलसिला पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। उनका एसेट्स का कॉलम खाली ही रहता है। जिस दिन उनकी जॉब चली जाए या फिर इनकम बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास इंसान ही होता है। अब ये एक दौलतमंद इंसान का कैश फ्लो पैटर्न है। पहले वो पूरा जोर अपनी एसेट्स खरीदने पर लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर्स, बॉन्ड्स, नोट्स, रॉयल्टी। फिर वहीं से उनको रेंट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, ब्याज के रूप में, रॉयल्टी के रूप में इनकम होती है। उसके बाद वो टैक्स और लोन आदि की पेमेंट करते हैं। कैश फ्लो ही ये बताता है कि कोई इंसान अपने पैसों को कैसे संभालता है। हम पूरी लाइफ स्कूल में स्कूली और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। ये दोनों लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। इनके द्वारा ही हम पैसा कमाना सीखते हैं। लेकिन अफसोस कि हम पैसा कमाना तो सीखते हैं, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसा काम कैसे करता है, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है, अपने पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, उसे कैसे सेफ रखा जाता है, यह सब हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यही कारण है कि लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी लोग पैसों की तंगी झेलते हैं और अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। मेहनती लोग एक निश्चित ढर्रे पर चलते हैं। न्यूली मैरिड और हाईली एजुकेटेड हस्बैंड वाइफ किराए के एक छोटे मकान में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वो पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले इंसान जितने खर्च में रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का घर खरीदने के लिए वो पैसे बचाने का सोचते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास दो इनकम है, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं। वे अपने कैरियर पर फोकस करते हैं, उनकी इनकम बढ़ने लगती है। अब वो अपने दोनों सपनों का घर खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वो अपने मकान में शिफ्ट हो जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, और वो है प्रॉपर्टी टैक्स। फिर वो अपने नए घर से मेल खाती हुई कार, नया फर्नीचर और नए नए अप्लायंसेस खरीद लेते हैं। अचानक उनका ध्यान जाता है कि उनका लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज से भर चुका है। उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वे एक रैट रेस में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी उनका एक बच्चा भी हो जाता है और वे पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगते हैं। ये प्रोसेस अपने आप को दोहराता रहता है। तभी उन्हें डाक से एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका यूज़ करते हैं। उस पर भी जितनी उस कार्ड की लिमिट होती है उतना कर्ज ले लेते हैं। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। समय बीतता है, लेकिन उनकी पैसे की तंगी कभी ख़त्म नहीं होती। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं इस यंग हस्बैंड वाइफ से हर समय मिलता रहता हूँ, बस उनके नाम बदलते रहते हैं। वे मेरी बातें सुनने के लिए मेरे सेमिनार्स में आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कैसा कमाया जाए। रॉबर्ट कहते हैं कि वे ये नहीं समझते कि मेन समस्या ये है कि वो अपने पास मौजूद पैसों को कैसे खर्च करने का विकल्प चुनते हैं। ये प्रॉब्लम दरअसल फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से हुई है, क्योंकि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क नहीं समझते हैं। ज़्यादा पैसे से किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हम अपने पड़ोसियों की और दूसरों की बराबरी करना चाहते हैं। दूसरे ने अगर बड़ा मकान लिया है तो हमें भी लेना है।
चाहे उसके लिए हमारे अपनी आधी सैलरी ईएमआई में क्यों ना देनी पड़े। दूसरे ने महंगी गाड़ी ली है तो हमें भी लेनी है, चाहे लोन पर लेनी पड़े। दूसरे के बच्चे अगर महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे। दूसरे अगर महंगे ब्रांड्स के कपड़े और जूते पहनते हैं तो हम भी वहीं खरीदेंगे, चाहे हमारी जेब अलाउ करे या ना करे। स्टेटस के चक्कर में हम लाइबिलिटीज़ का ढेर खरीदते रहते हैं और अपने आप को कर्ज के दलदल में फंसाते जाते हैं। अगर आपकी आदत यह है कि आप मिलने वाली हर चीज़ को खर्च कर देते हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलने पर आपका खर्चा और ज़्यादा ही बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो और अमीर बने रहना चाहते हो तो आपको अपने पैसे को खर्च करना नहीं बल्कि अपने पास रोकना होगा और उससे एसेट्स खरीदने पर फोकस करना होगा, न कि लाइबिलिटीज़ पर, क्योंकि आपकी एसेट्स ही आपको दौलतमंद बनाएंगी। दोस्तों, ये सारी बातें हमने सीखी हैं रिच डैड पुअर डैड से, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने।